नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इससे जस्ट पहले अपन ने पशुधन पढ़ लिया है और उसके बाद में वैसे डेयरी विकास है, लेकिन डेयरी विकास के लिए अभी भी मुझे कुछ ऐसे आंकड़े जुटाने हैं जो आवश्यक है। तो वह टॉपिक मैं अभी पेंडिंग रख रहा हूं, उसको अपन बाद में देखेंगे। कुछ टॉपिक जो है उनको अच्छे से, मतलब एक क्लास का ही टॉपिक है, वैसे उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, एक क्लास का ही है, लेकिन कुछ नवीनतम आंकड़े अभी और मतलब कुछ क्लास के लिए एक थोड़ी सी जरूरत मुझे और महसूस हो रही है। तो उससे पहले अपन जनगणना पढ़ते हैं। और ये जनसंख्या, ये जो टॉपिक दे रखा है साथियों, इसका पूरा नाम वैसे जनसंख्या वितरण, विकास, साक्षरता, लिंगानुपात, धार्मिक संगठन, लेकिन अपन जो जनगणना एक पढ़ते हैं पूरी, उसमें ये सारी चीजें अपन वैसे पढ़ते ही हैं। तो ये सारी चीजें अपन जनगणना के टॉपिक में पढ़ेंगे। 2-3 क्लासों में अपन इसको व्यवस्थित रूप से पूरा करेंगे और सिर्फ आंकड़े भी मैं आपको याद करवाऊंगा। ये आप जैसे जैसे क्लास देखोगे वैसे वैसे आपको लगेगा कि जनगणना के तो वैसे तो आंकड़े बताए जाते हैं, लेकिन सर ने तो आंकड़े भी याद करवाए। आंकड़े याद करवा दूंगा, आरोही और अवरोही जितने भी क्रम है वो आपको मैं याद करवा दूंगा, और बाकी जो चीजें समझने के लायक है वो समझा दूंगा। क्योंकि वैसे तो देखो, ये जो आंकड़े जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके पास भी है, जो आप बुक में पढ़ेंगे वो भी, उसमें भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन इनको याद कैसे रखा जाए ज्यादा समय तक, यहाँ पे समस्या आती है। और ज्यादातर अभ्यर्थी और विद्यार्थी इसीलिए अपना चैनल देखते भी है क्योंकि सर के याद करवा देते हैं हाथों हाथ। तो ये काफी विद्यार्थियों की जो परेशानी होती है वो समाधान हो जाता है। अब मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूं साथियों, कई जने पूछते हैं सर आपकी क्लास से सवाल बाहर तो नहीं जाएंगे, आपकी बुक से सवाल बाहर तो नहीं जाएंगे। मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूं, देखो मैं कभी भी दावा नहीं करता हूं कि मेरी क्लास से सवाल बाहर नहीं जाएगा, ऐसा कभी दावा नहीं करता हूं। न मैं ऐसा कहता हूं कि मेरी बुक से सवाल बाहर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन देखो एक चीज आपको समझनी होगी, जो ईमानदारी से जो चीज होती है स्पष्ट खुली किताब की तरह है, जो बताता हूं मैं खुली किताब की तरह है। ये चीज आपको ऐसे समझनी है कि मैं जो टारगेट लेकर चला हूं, आपने देखा होगा रीट में भी वैसे सवाल बाहर नहीं गए, जबकि विस्तृत क्लासेस नहीं चलाकर और मैंने ट्रिक्स वाली क्लासेस सीरीज चलाई थी पूरी, तो उसमें भी विद्यार्थियों को फायदा हुआ। आरएस में प्री में सवाल बाहर नहीं गए, उनमें आए, पटवारी में आए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, वैसे विद्यार्थी खुद बताते हैं। मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूं साथियों, एक अपनी जो ये क्लासेस है जो अपनी बिल्कुल ही निःशुल्क है, कोई शुल्क देने की, और न मैं आपको कभी ऐसा कहूंगा कि ये क्लासेस अब मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ और आप जो है मेरे ऐप पर आ जाओ। क्लासेस के लिए कभी भी आपको ऐसा नहीं कहूंगा। इसके अलावा आपको पता ही है कि बुक्स, अब बुक से संबंधित ये है कि कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर गाइड आपकी कब आ रही है, कैसे आ रही है। तो गाइड से संबंधित आप जितने भी सवाल है चिंता छोड़ दो, जैसे ही मार्केट में आएगी मैं बता दूंगा। 2-4 दिन का इंतजार है बस। आपको मैंने ट्रेलर बता ही दिया, डाल दिया था टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे भी, आपने देख लिया है किस तरीके से है। तो ऐसी चीजें गाइड में सम्मिलित है। विस्तृत, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ऐसी ही है, गाइड में आपको विस्तृत जानकारी भी दी गई, जहां पे विस्तृत जानना है वो विस्तृत जानकारी है, जहां वापस आपको याद करना है वो याद करने की है। प्रश्न जो आपको प्रैक्टिस करने हैं वो भी हर टॉपिक के पीछे इंक्लूड किए गए, नवीनतम जो प्रश्न पूछे वे भी इंक्लूड किए गए, सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है। अभी क्या है कि वो गई हुई फाइनल टच में, यानी प्रूफ रीडिंग और प्रिंटिंग का काम चल रहा है। जैसे ही आएगी मैं बता दूंगा आपको कि अब आ गई, कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, जितने भी सवाल है सारे छोड़ दो, सब बता दूंगा। तो मेरा जो टारगेट है वह ये है। फिर मैं अब ये चीज जो बता रहा हूं ना आपको, ये आपको समझनी होगी कि क्लास में से, मान लो क्लास में से कोई सवाल रह गया, तो फिर आपको बुक में भी आप जैसे, एक तो अपने गाइड भी है, ठीक है, गाइड आपको अभी मिल जाएगी, और जो अपना ब्रह्मास्त्र है जो वन लाइनर बन रहा है वो आपको उसके लिए 1-2 महीने इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जब देखोगे तब आप इससे भी बेहतर फिर कहोगे कि ये भी सर वास्तव में आपने मेहनत की है। तो जिसके पीछे मेहनत होती है ना, वो हकीकत में दिखेगी आपको कि हाँ मेहनत की है। तो ये आ गई इसमें, ठीक है। फिर वो अपने वन लाइनर की बात चल रही, वो आ जाएगी। फिर टेस्ट सीरीज के मामले में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये सोचे कि सर टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और सर फिर बाद में 500, 700 या 1000 रुपए मांग लेंगे टेस्ट सीरीज के, तो इस भ्रम को और इस कचरे को तो मतलब दिमाग से निकाल ही देना। मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक टाइम का नाश्ता करते हो ना, वो मत करना, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। जब एक टाइम का नाश्ता कहीं बाहर करने जाते हो कि अपने आज बाहर जाके ये नाश्ता करके आ जाते हैं, मान लो कि आपने उस टाइम का वो नाश्ता नहीं किया, आपको उसी में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और ये सिर्फ हमारी लागत है, मतलब मुझे आपसे ऐसा नहीं है कि मैं विद्यार्थियों को क्लास देकर और फिर कमाई के अंदर करूं। तो लागत क्या है, क्योंकि एक्यूरेसी और एफिशिएंसी और साथ में जो है टेक्निकल टीम इसमें लगती है, और जो उसके पीछे जो एक्सपेंसेस आते हैं उसी के लिए है, ताकि इस चीज को मैं कंटिन्यू कर सकूं। नहीं तो आपने देखो, मैं
एक बार तो कर दूंगा इसको शुरू वापस, लेकिन इसके पीछे जो एक्सपेंसेस का जो बढ़ेगा चीज, तो फिर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं आपको सिर्फ मतलब ये लागत मूल्य निकल जाएगा, तो मान लो लागत मूल्य भी निकल गया तो मैं इसमें टेस्ट भी बढ़ा दूंगा अंदर वापस। मेरे को पता है कि लागत निकल गई तो इसमें टेस्ट की संख्या बढ़ा दूंगा, या जैसे भी करके विद्यार्थियों को जिस तरीके से फायदा होगा वह चीज मैं जरूर कर दूंगा। और इसके लिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, विद्यार्थी खुद ही देख लेंगे कि हाँ ये चीज है, और खुद कहेंगे कि हाँ सर आपने ये कैसे किया इतने में, तो ये चीज है। तो ये समझ लो कि ये सारी चीजें। और फिर जो है मैं समझता हूं, देखो बाहर जाने की नहीं बात करते, लेकिन मैं समझता हूं इन सब चीजों को जिस हिसाब से जिस तरीके से हम बना रहे हैं और जिस तरीके से विद्यार्थी पढ़ लेंगे, तो ये विद्यार्थी जो है वे बाकी सारे विद्यार्थियों से पिछड़ने वाले कतई नहीं है, किसी भी कंडीशन में वे पिछड़ने वाले नहीं है, ये बात कंफर्म है। अब दावा 100% सवाल का क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये अतिशयोक्ति होती है। 5-7 सवाल ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं से नए होते हैं हमेशा ही, तो क्यों अपन ऐसे ही दावा करें 100% हमारे में से आएंगे नहीं आएंगे, क्यों किसी से हमको कंपटीशन करना नहीं है। विद्यार्थियों से सीधा संवाद है और सीधा विद्यार्थियों को पता है कि ये चीज सर कर रहे हैं, और विद्यार्थी भी जानते हैं कि इसके पीछे हमें वापस कितनी मेहनत करनी है। और जो इन चीजों को समझते हैं, मैं तो ये कहूंगा वही लोग जुड़े रहे। बाकी जिनको नकारात्मकता दिखती है, जो भी चीजें हैं, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी बहुत सारे हैं, कोचिंग क्लासेस भी बहुत सारी है। आप मेरी तरफ से स्वतंत्र हो, मैं कभी नहीं कहूंगा कि नहीं मेरी ही क्लास देखो इसमें से ही सवाल आएंगे। जो शिक्षक मेहनत करता है उसकी क्लास में से सवाल बनते हैं और आपको उन्हें देखना चाहिए, तो वो सभी आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। चलिए क्लास शुरू करने से पहले ये थोड़ी सी चीजें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे विद्यार्थियों के कि सर ये चीजें आप हमें बताइए, बुक कब आ रही है और ये सारी चीजें, तो इसलिए ये चीज थोड़ी सी बीच में बतानी जरूर महसूस हुई। इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की आवश्यकता मैंने महसूस नहीं की, तो ये चीजें थोड़ी सी बीच में बता दी। अब अपन चलते हैं क्लास की तरफ। तो क्लास में भी जनगणना में आप निश्चिंत रहें, बहुत बढ़िया तरीके से करवाऊंगा आपको। देखो जनगणना जब पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि जनगणना अभी पढ़ रहे हैं वो अभी अपने सीधी ही आई है, उसके पीछे भी बहुत सारी प्लानिंग होती है, उस हिसाब से आती है। तो सबसे पहले यदि अपन उल्लेख देखते हैं, लिखित उल्लेख कि जनगणना की गई, ऐसा लिखित उल्लेख, सबसे पहला लिखित उल्लेख कहां मिलता है, तो सबसे पहला लिखित उल्लेख साथियों बात की जाए तो कौटिल्य, आपने सबने पढ़ा होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। क्या है? अर्थशास्त्र। इसके अंदर सबसे पहला लिखित उल्लेख मिलता है। अब जब अपन फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री की क्लासेस शुरू करेंगे, आपको सारा बताऊंगा कौटिल्य क्या है, कौटिल्य का नाम कौटिल्य कैसे पड़ा, कुटिल नाम से कौटिल्य पड़ा, चाणक्य कैसे पड़ा, चणक नाम से चाणक्य पड़ा, चणक कौन था, कुटिल कौन था, और अर्थशास्त्र के अंदर कितने भाग, कितने अधिकरण, ये सारी चीजें सब मतलब आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ाऊंगा मैं। तो उस चीज का इंतजार करें, वो जैसे शेड्यूल होगी उस क्लास के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा कि फर्स्ट ग्रेड का साथियों ये है। अभी उसमें समय लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी वैसे आप जल्दबाजी ना करें, मेरे ऊपर छोड़ा है आपने, तो उस हिसाब से अपन देख लेंगे। बढ़िया व्यवस्थित तरीके से करवाऊंगा, तो थोड़ा सा इंतजार भी, सब्र का फल मीठा होता है, मीठा फल खाना है तो थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर सबसे पहला लिखित उल्लेख मिलता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अपन कि मध्यकाल में जनगणना का उल्लेख, मध्यकाल, मध्य यानी कि मध्य ध्यान आए तो किसी के मुगल ध्यान नहीं आए, यह बात हो नहीं सकती। यदि किसी के ध्यान में मध्य आया है तो मध्य यानी कि मुगल काल की बात हो रही होगी। तो मुगल काल में एक रचना थी अकबरनामा, ठीक है, देखना अकबरनामा। अकबरनामा के 3 भाग थे, अकबरनामा के 3 भाग थे, और तीसरा जो भाग था वो था आईने अकबरी, आईने अकबरी। उम्मीद कर रहा हूं कि दिख रहा होगा व्यवस्थित। आईने अकबरी, अकबरनामा के 3 भाग थे, तीसरा नाम था आईने। वैसे देखा जाए तो आईने अकबरी के 5 भाग थे, वापस आईने अकबरी के भी 5 भाग थे, और उन 5 भागों में क्या अलग अलग दे रखा है वो भी मैं बता सकता हूं, लेकिन आपके काम की चीज नहीं है और फालतू में उसमें क्लास बढ़ जाएगी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मध्यकाल में यदि पूछा जाए तो अबुल फजल की रचना आईने अकबरी के अंदर, अकबरनामा भी ध्यान नहीं रखोगे तो ध्यान रख लेना, आईने अकबरी, आईने अकबरी अकबरनामा का भाग है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो आईने अकबरी के अंदर इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। मध्यकाल की यदि बात करते हैं, भारत में प्रथम जनगणना ब्रिटिश काल के अंदर, तो भारत की प्रथम जनगणना यदि ब्रिटिश काल में पूछी जाती है साथियों 1871 के अंदर हुई थी, और ये हुई थी लॉर्ड मेयो के समय, लॉर्ड मेयो के समय। वैसे लॉर्ड कहते हैं भगवान को, ठीक है ना,
भगवान को लॉर्ड कहते हैं। लेकिन एक आपको बढ़िया बात बताता हूँ, अपन कहते हैं ना, जो कोई ज्यादा बिगड़ जाता है बच्चा, या फिर कोई ऐसे किसी को कहना होता है कि आया बड़ा लाड साहब, आया बड़ा लाड साहब, ठीक है। तो ये लाड साहब है ना, यहां से शब्द बना है। लाड साहब यानी लाड लड़ावे जिको साहब को नहीं है, ठीक है ना। लाड साहब यहां से बना है। पहले लाड साहब लॉर्ड लगता था ना इनके आगे, अंग्रेज अधिकारियों के आगे, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, ऐसे। तो जब फिर यहां से लाड साहब आए, और ऐसे ही फिर गणे में कहने आया बड़ा लाड साहब जी को है गुलाब जामुन खिला दा, कौन खिलावा, हाँ, तो ये यहां से बनता है। लॉर्ड मेयो के समय 1871 में पहली गणना हुई। अभी देखो, भारत की व्यवस्थित व सतत जनगणना का प्रारंभ, यानी कि व्यवस्थित भी हुई और सतत जनगणना का जो प्रारंभ है वो आपके 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन के समय हुआ। कब हुआ? रिपन के समय से शुरू हुआ। हालांकि ये सारी चीजें आप सभी जानते हो, लेकिन आप, मैं पढ़ाता हूं ना तो आपको हाथों हाथ याद होने लगती है, इसीलिए तो आप क्लास देखते हो, और इसीलिए मैं क्लास आपको देता भी हूं, ताकि विद्यार्थियों की जो याद संबंधी समस्या है वह दूर हो जाए। देखो, पढ़ाते सभी हैं, सभी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, सभी की अलग अलग शैली होती है पढ़ाने की। कोई मतलब अलग तरीके से पढ़ाता है, मेरा तरीका जो है वो यही है, और मैं जितना चाहता हूं और जितनी कोशिश करता हूं वो यही करता हूं कि विद्यार्थियों को किसी भी तरह से याद हो जाए, और अनावश्यक सामग्री से बचकर वे सामग्री उनके पास पहुंचे जो उन्हें वास्तव में हकीकत में चाहिए। तो 1881 लॉर्ड रिपन, ध्यान रखें। अब देखो, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत, यानी कि सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। उसके बाद में जो जनगणना हुई वो 1951 के अंदर हुई। ये साथियों है ना, क्रम से देखी जाए तो 9वीं जनगणना थी, और 2011 में जो जनगणना है जिसके आंकड़े अपन पढ़ेंगे वो आपके है 15वीं जनगणना। अब वैसे तो जनगणना शेड्यूल हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये ऐसे ही चलती है 1901 में, फिर 11 में, फिर 21 में, लेकिन कोरोना की वजह से ये जो है थोड़ी सी आगे खिसकी है, जनगणना शेड्यूल नहीं हुई। तो ये आंकड़े अभी अपने समय लगेगा इसमें, ये जनगणना होनी भी है अभी, तो इसमें समय लगेगा, इसलिए अपन को 1911 वाली जनगणना पढ़नी है, 2011 वाली, सॉरी। फ्लो में अभी एक लड़के ने कहा 10 फ्लो में आपके वापस कभी ऐसे निकल जाता, तो फ्लो में मतलब आपको समझाता मैं पूरी चीज हूँ, उसको ध्यान से देखा करो। फ्लो में निकल जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीजें दिमाग में रहती है, तो उस समय कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है। तो 2011 वाली, ठीक है ना, 1911 नहीं, 2011 वाली जो है वह उसी आंकड़ों को अपन को पढ़ना है, और बढ़िया है विद्यार्थियों के लिए तो मैं कहता हूं, क्योंकि वे लगातार आंकड़े पढ़ते आ रहे, आधे याद होंगे, थोड़े नए आंकड़े होते तो फिर वापस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं। तो फिर देखो, भारत की प्रथम जातिगत जनगणना कब हुई? प्रथम जातिगत जनगणना जो है व्यवस्थित रूप से 1931 के अंदर हुई थी साथियों। अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? भारत का विश्व में स्थान दूसरा है, और दावे के साथ कह सकूं कि भारत इन पहले नंबर माते आने री योग्यता रखे, और पहले नंबर माते आ भी जाई, और चाइना मुंह की खानी पड़ी की मामले में, ई मामले में, क्योंकि अभी चाइना फर्स्ट है ना, कोई ज्यादा मतलब चाइना ने घमंड करने की जरूरत को नहीं, सामर्थ्य भारतीयों में खूब है, और भारत पहले नंबर माते आ जाए, थोड़े दिन हम देख लीजिए। हाँ, घना मैं कहूँ रे, भारतीयों संभल जाओ थोड़े दिन, इसमें फर्स्ट नहीं आना है अपने, इसमें तो जितने पीछे जाओगे उतना ठीक है, बाकी इसमें तो अब क्या है, सामर्थ्य है, अच्छा सामर्थ्य है तो फर्स्ट आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। यदि राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का 8वां स्थान है, राजस्थान का भारत में 8वां स्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है, और इसमें 8वां स्थान है। कुछ जो देखो जनगणना बनती होती है ना, तो इसमें महारजिस्ट्रार और ऐसे होते हैं, तो भारत के अंदर यदि महारजिस्ट्रार या पूछा जाए आपको, तो ध्यान रखना सी चंद्रामौली थे, सी चंद्रामौली। और यही संबंध राजस्थान से पूछा जाए तो राजस्थान में शुभ्रा सिंह थे, शुभ्रा सिंह थे, ये भी बात ध्यान रखें। ये जनगणना जो है ना साथियों, ये संघ सूची का विषय है, यहां लिख देता हूं, ठीक है, ये संघ सूची का विषय है, और संघ सूची में भी ये क्रम संख्या 69 पर मिलता है जनगणना वाला विषय। तो संघ सूची के क्रम संख्या 69 पर मिलता है ये, और ये संघ सूची का विषय है, सुब्रा सिंह सी चंद्रमौली। और ये सारे जो तथ्य हैं, ये स्टार्टिंग है, इसका बेस है जनगणना का, और ये आपको याद रखना है। और इस स्लाइड के आप नोट्स बना लो,
स्क्रीनशॉट लेके इसके बाद में अपन चल रहे हैं आंकड़ों की तरफ। आज की वैसे क्लास जो है थोड़ी सी मैं वैसे देने वाला ही नहीं था आज, लेकिन मैंने सोचा कि विद्यार्थी फिर सोचेंगे कि सर वापस ताले खाने लग गए, सर के क्लास की वजह से हमारी पढ़ाई ऐसे होती है ऐसे। तो क्योंकि अभी मैं क्लास ले रहा हूं स्टूडियो में, लेकिन मेरे घर पर जो है गेस्ट आए हुए बैठे हैं, कम से कम 7-8 मेंबर्स घर पर बैठे हैं और मैं उनको वहां छोड़कर आया हूं। मैं कि मेरे को क्लास लेनी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ मेरे एक के क्लास नहीं लेने से हजारों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ाई से उनके अंदर व्यवधान आएगा। तो उन्होंने भी कहा कि आप पहले क्लास लेके आइए। थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी क्लास, लेकिन रहेगी आपके लिए उपयोगी। आप जल्दी से नोट्स बनाओ और मैं अपन चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। साथियों, आपको जनगणना पढ़ने का एक बढ़िया तरीका बताता हूं कि कैसे याद रहे। जनगणना है चाहे दूसरी भी टॉपिक है, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन आपको तरीका, मैं रहूं ना रहूं का मतलब ये नहीं मैं कोई ऊपर कौन जाऊंगा आई तो जल्दी, ठीक है नहीं, और एड होस्ट नहीं करना मतलब यूट्यूब माते कहीं ध्यान रहूं ना रहूं। हालांकि यूट्यूब पे भी हूं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको फिर भी तरीका बता दूं, आप तुलनात्मक पढ़े, तुलनात्मक राजस्थान और भारत का तुलनात्मक पढ़े, तो वहां पे आपके मतलब गड़बड़ नहीं होगी और कंफ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि हाथों हाथ ही साथ में पढ़ोगे ना तो याद होगा। तो तुलनात्मक पढ़ना भी एक तरीका होता है जिससे बहुत अच्छी तरीके से चीजें याद रह सकती है। आज की स्लाइड में और वैसे रीड में मैंने बहुत बढ़िया उनको जनसंख्या करवाई थी और इतनी ऐसी तरीके से करवाई थी, सवाल वार नहीं गया था और उन्हें हाथों हाथ याद हो गई थी। तो आंकड़े कैसे याद होते हैं वह तरीका और बाकी भी जो है आंकड़े भी मैं साथ साथ में आपको तुलनात्मक देता चलूंगा साथ में। तो अपन पढ़ते हैं, अब देखो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात की जाए, यहां देश या विश्व लिखा है, ठीक है, तो देश के अंदर पूछे तो राजस्थान की बात है, विश्व के अंदर पूछेंगे तो भारत की बात है। दोनों में एक में दोनों लागू मत करना, ठीक है ना। तो देश के अंदर राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत, मतलब राजस्थान की जो जनसंख्या है वो देश की जनसंख्या का कितनी प्रतिशत है, समझ गए होंगे उम्मीद है। तो 5.6 क्या है, 5 और 6 तो याद रखना है, 2 डिजिट याद रखनी, 5 और 6, 5.66। अब 6 2 बार आ गया है, 5.66% है और यहां 17.5%। देखो जनसंख्या बढ़ती है तेजी से तो खतरा है, और भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही, भारत के लिए खतरा है। 17 खतरा कॉम्बिनेशन है, टाबर आनी अपा जद यूं 17 नंबर वाली कोई भी चीज नहीं लेता कि 17 खतरा है और 3 तिगड़ा काम बिगाड़ा ऐसे करते थे। अब मैं तो करता था भाई, आपका मुझे पता नहीं, 3 तिगड़ा काम बिगाड़ा 17 खतरा ये चीजें मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते। तो 17 खतरा है, जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो 17.5% भारत की ध्यान रखना है और 5-6 जो है ये अपने राजस्थान की ध्यान रखनी प्रतिशत। अब बात करते हैं कि जनसंख्या प्रतिशत तो देख लिया, जनसंख्या कितनी है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। 685 484 37 ऐसे याद करना है, 685 484 37, जैसे कोई बढ़िया आराम से याद हो। देखो 685 484 37, 685 484 37 इस टुकड़ों में बांटकर याद करें। 685 484 37 याद हो गई आपको, मैं कहता हूं गारंटी से याद हो गई, व्यवस्थित देखा। इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, 121 करोड़ जनसंख्या, ये ध्यान रख लेना। बाकी याद हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखना क्योंकि स्पेशली अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की जनसंख्या। कुल पुरुष जनसंख्या कितनी है, अब पुरुष जनसंख्या यहां पे देखो आंकड़े कैसे याद रखे जाते हैं, डिजिट कैसे याद रखी जाती है, ये ध्यान रखना। पुरुष पढ़ते हो जनसंख्या, चाहे महिला पढ़ते हो, राजस्थान की पढ़ रहे हो तो 3 जरूर लिखना है आपको, सबसे पहले 3 जरूर लिखना है। पुरुष जनसंख्या में क्या रखना है, 3 लिखा है, यानी कि 3 बार 5, 3 का मतलब क्या है, 3 लिखा है, 3 बार 5 लिखना है। ये देखो 3 बार 5 लिखा है, फिर 3 लिखा है यानी 3 बार 5 लिखना है, और कोई नहीं है। 0997, 0997 तो ऐसे ऐसे ही याद रह जाएगा आपको, 0997 तो 3 बार 5 लिखना है, 0997। ये क्या है, पुरुष जनसंख्या, याद हो गई ना। 3 बार 5, 3 लिख दिया, फिर 3 बार 5 0997, 3 बार 5 0997 आ गई, चलो याद हो गई। ये भाई वापस मैंने क्या बोला कि पुरुष हो चाहे महिला हो 3 लिखना है, 3 तो लिखना ही है। 3 2 9 क्या लिखा हुआ है, 3 और 3 लिखे, फिर 2 बार 9, 3 2 बार 9, 3 लिख दिया, 3 फिर 2 9 यानी कि 2 बार 9, 2 बार 9 लिख दिया और 7 440। अब क्या कहा है, 3 दोनों 7 440 रुपए खर्च करें, ऐसे याद कर लो। 3 जने और दोनों 3 दोनों 7 440 रुपए खर्च करें, 7 मिलकर 440 खर्च करें। 3 दोनों 7 मिलकर 440 खर्च करें। देखो भाई तरीका है, याद हो जाए
बढ़िया लगे तरीका तो ये अपनाना, नहीं लगे तो रट्टो तो मारनो ही है। क्या कर सका, ऑप्शन ही कौन बचे याद करो, नहीं तो रट्टो तो मारनो ही है। लाखों में करोड़ों में संख्या आई, रट्टो मार मार कितनी मारा रट्टो। तो 3 दोनों 7 440 रुपए खर्च करे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। तो 440 तो याद हो गए, ठीक है। देखो महिला जनसंख्या है, महिला के लिए गीत गाया था, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। तो 3 दोनों 7 मिलके 440 वोल्ट याद रख लेना, खर्च करें याद रख लेना, जैसे भी याद हो गए। मैं कहता हूं आपको ये आंकड़े याद हो गए, क्लास देखोगे देखते ही ध्यान आ जाएगा, हाँ गुरुजी की हो 3 दोनों 7 मिलके 440 वोल्ट का झटका लगे। और ये आगे 3 बार 5 लिखना है, 0997 आगे। यहाँ पे देखो, यहाँ आपको याद कर लेना, भले यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये भारत के साथ में आंकड़े देखते चलना, इसको डिजिट में बांट के करा, इसमें भी 623 121 843, 3 भागों में बढ़ गया 587 44 77। जितने बढ़िया टुकड़े बांट सकते हो उतने बांटना, 587 44 77 30, 44 77, जैसे किसी के फोन नंबर याद किए, 587 44 77 30। यहाँ 623 121 843, 623 121 843, ठीक है, याद हो जाएगा। अब देखो पुरुष जनसंख्या प्रतिशत, पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत, इसमें क्या करना है आपको, देखो पुरुष जनसंख्या चाहे राजस्थान की पूछे चाहे भारत की पूछे, आपको ध्यान रखना है कि अपने किसी को प्रसाद चढ़ाते हैं, प पुरुष यानी प, ठीक है ना। पुरुष में क्या आया प, और मैं कहता हूं कि प को आप याद रखना, प्रसाद चढ़ाते हैं। बाबूजी हो आप 51 रुपया को प्रसाद चढ़ाओ, मेरे तो नंबर लिया जो 3rd ग्रेड रेट में पास करा दो। बाबूजी हो आप 51 रुपया प्रसाद चढ़ाओ, मेरे 2nd ग्रेड तैयारी बढ़िया करा दीजो, यूं करानी। तो प यानी पुरुष जनसंख्या पढ़ रहे हैं, प से प्रसाद, और प्रसाद अधिकांश 51 रुपए की बोली जाती है। क्यों? क्योंकि 21 बोला क्यों लागे कि बाबूजी खुश हुई कि नहीं हुई, कम तो नहीं पड़े बाबूजी कटिंग, तो 51 नहीं बोल, 101 नहीं बोला तो क्या यार 101 तो अपारे कम बढ़ जाए पया, 51 नहीं बोल दो, न अपार खराब न बाबूजी खराब, बाबूजी खुश अपा भी खुश, 51 की बोल देते हैं, ठीक है। तो 51 ध्यान रखना है, पुरुष जनसंख्या जहां भी पूछते हैं वहां 51 तो आपको ध्यान रखना ही है। अब देखो हिंदुओं के लिए 51 21 101 ऐसे रहती है, लेकिन मुस्लिम संप्रदाय के लिए एक नंबर आंकड़ा बहुत पवित्र माना जाता है, 786। अपन को 786 में से 7 ध्यान नहीं रखना, क्योंकि 7 तो अपन ने ऊपर ले लिया ना, 7 कैसे ध्यान रखेंगे, अपने पीछे का 86 ध्यान रखना है। आई गया भैया ट्रिक में 51.86, राजस्थान की तो हो गई आपको याद। और हिंदू मुस्लिम संप्रदाय सांप्रदायिक एकता का संदेश भी दिया है मैंने आपको, देख लो, प्रसाद हिंदुओं के भगवान के 786, मुस्लिम संप्रदाय के भगवान के तो देखो 51.86, सांप्रदायिक सद्भाव की बात की है, और इसको हमेशा बनाए रखना, ठीक है ना। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, हिंदू मुस्लिम भाई हमेशा से चले और आगे भी रहेंगे। बहकावे में ये मतलब जो लोगों की बातों में आते हैं ना, वो दंगे फसाद वगैरह ये करते हैं। कान के कच्चे कभी भी नहीं होना चाहिए, और छोटे बच्चे कभी भी मत रहो ज्यादा समय तक, ठीक है ना। तो 51 और 86 ये मैंने आपको बता दिया। अब 51 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे 51.47 याद रखना। ये 47 याद रखोगे तो इसमें से फिर आपको ये देख लो, यहाँ पे मैंने वापस क्या लिख दिया, अच्छा पुरुष जनसंख्या में चल रहे हैं अपन, ठीक है ना। अब 51.47 याद रख लिया ना, फिर क्या करना है, फिर तो कुछ भी नहीं है वैसे, इसमें से 100 में से इसको घटाना है तो महिला जनसंख्या का प्रतिशत वैसे ही निकल के आ जाएगा। लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि आप जब म लिखते हो, ठीक है ना, तो म में आप 4 ऑटोमेटिक लिख लेते हो, म लिखते हो ना, म ऐसे लिखते हो, उतावल में यूं लिख दा म, तो म की जगह 4 तो आप ऑटोमेटिक लिख लेते हो, तो ये 4 तो यहाँ आपने लिख लिया है ऑटोमेटिक, ठीक है। 4 दूनी 8 ही तो करना है, 4 दूनी 8 करना है। 14 कहां से आएगी, 86, 100 में से 86 कटेंगे तो 14 ही आएंगे ना, 24 थोड़ी आई, तो 14 आ गई, 48.14 ऐसे भी याद हो जाएगी। ए 48 आया तो अट्टे भी 48 आई, क्योंकि 51 51 48 48 कॉम्बिनेशन तो बनाना पड़ेगी, बेमेल जोड़ी थोड़ी बनानी, जोड़ी तो बढ़िया बनानी, जब तो लंबी टीके, बेमेल जोड़ी ज्यादा लंबी टीके कौन, तो जोड़ी बढ़िया बनानी चाहिए, ठीक है ना। 48 पॉइंट यहां से घटा देना, ये आ गया 53। साथियों यही तरीका है याद करने का, बढ़िया तरीके से याद करो ताकि भूलो नहीं। पढ़ना है तो बढ़िया पढ़ो एकदम, खाना है तो बढ़िया खाओ, जो भी हो। देखो कहीं भी जाते ना तो बढ़िया चीज की कदर होती है, भले मकान बनानो कारीगर भी बुलादा नहीं तो क्या बढ़िया किया है वो बुलाओ, बच्चा ट्यूशन रखाड़ो के बढ़िया मास्टर किया है ट्यूशन रखाओ, थाने ऑनलाइन कोचिंग पढ़ने में पोस्ट करो फेसबुक में बढ़िया ऑनलाइन क्लास की है बा देखा, तो मतलब बढ़िया चीज की सब जगह कदर होती है, तो मतलब बढ़िया ही तरीके से पढ़ो। तो ये साथियों तरीका है। आज की क्लास में मैं हालांकि इतना ही दे पाऊंगा क्योंकि आपको मैंने कंडीशन बता दी है, इसलिए आज की क्लास के लिए क्षमा चाहूंगा। मुझे पता है कि आज की क्लास में मैंने कंटेंट कम दिया और मेरा खुद का मन जानता है कि मैंने आज की क्लास में कंटेंट कम दिया है, लेकिन जो बातें बताई आपको वो आपको जाननी आवश्यक थी।
जितनी भी बात बताई है वो सभी विद्यार्थियों के हित की बातें और आवश्यक थी इसलिए बताई, और ये चीजें जो है मुझे खुशी भी है कि ये चीजें मैंने आपको याद करवाई है। तो ऐसी ही अब अगली क्लास में तो आपको मतलब समझ लो कि अपन धुआंधार बैटिंग करेंगे, दोहरा शतक मार देंगे, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें नोट कर लो, नोट तो हालांकि आंकड़े तो सभी आपके पास में होंगे, वैसे समझ लिया है तो बढ़िया है, एक दो बार देखो कि आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और जनसंख्या का जो भय बना हुआ है ना, हवा बना हुआ है, वो कभी नहीं रहेगा। तो ले लो स्क्रीनशॉट और बना लो। अपन मिलते हैं अगली क्लास में साथियों, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।